कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हाथों में जुगनू लेकर मसालों से होर लगाते हो? जिद्दी इतने की हवाओं के साथ दौड़ लगाते हो। पता नहीं क्यों तुम्हें यकीन है एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेते हो, अपने होने से देश को गौरवान्वित करते हो। मिसाइल की दुनिया में विश्व में अपना परचम लहराते हो, परमाणु शक्ति से देश को संपन्न बनाते हो। कौन हो तुम? ओ कोई और नहीं, ओ है एक मछुआरे का बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए यानी अबुल, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। पी मतलब पाकिर, ग्रैंडफादर, उनके दादा। जे मतलब जैनुलाबुद्दीन, उनके पिता। अब्दुल कलाम उनके खुद के नाम। 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक, लोकवादी राष्ट्रपति, जनवादी राष्ट्रपति, पीपुल्स प्रेसिडेंट। आज 15 अक्टूबर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। भारतवर्ष के ऐसे महान विभूति को मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कमजोर आर्थिक स्थिति के एक मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ। पेशे से उनके पिता मछुआरे थे और पिता भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो शुरू से ही उनको काफ़ी तकलीफें आई। परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे। पैसों की कमी तो आनी ही थी, तो अपना खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। छोटी उम्र में अखबार क्यों बेचते थे? उनको पता था कि इससे पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सारे रास्ते में बेचते वक्त अखबार को पढ़ जाऊंगा। कलाम जब 8 साल के थे, बहुत छोटे थे, इनके गांव से कोसों दूर एक स्कूल के मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो सुबह 4 बजे नहा धोकर आएगा। अब ये सुबह 3 बजे जगकर नहा धोकर ठंडे पानी से किसी भी मौसम में, सर्दी हो, बारिश हो या तूफान हो, 4 बजे पहुंच जाया करते थे। कलाम जब रात को घर पर पढ़ते थे तो उनके पास केरोसिन तेल से जलाने वाली लालटेन हुआ करती थी। 7 से 9 बजे मात्र 2 घंटे का मिट्टी का तेल था। माता पिता ने देखा कि बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है, तो क्या किया, अपने लिए अंधेरा रखा और बेटे कलाम के लिए 2 घंटा और बढ़ा दिया। मेहनत से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य बनाना पाप के समान है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुना। जब कलाम सिर्फ 5वीं कक्षा के छात्र थे, इनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर जो बच्चों को सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, वही समुद्र के किनारे ले गए, उड़ती हुई चिड़िया दिखाई और वो लाइव एग्जाम्पल दिखाया। वहीं से इनके दिमाग में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का प्रोफेशन बैठ गया। उनका घर समुद्र के किनारे अवश्य था और इच्छाएं आकाश से भी आगे। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने मद्रास के MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर नौकरी के इंटरव्यू के 2 मौके आए, पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरा इंडियन एयरफोर्स से पायलट ऑफिसर बनने का। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का पहला ऑप्शन चुना। फिर पहुंच गए एयरफोर्स स्टेशन देहरादून। वहां 25 लोगों में से फाइनल 8 लोगों का सिलेक्शन करना था। इनका पोजीशन रैंकिंग 9वां आया, 1 नंबर से फेल हो गए। फिर वहां से मायूस होकर लौटते समय ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुंच गए। स्वामी जी ने इनको गीता पढ़ने की
बात कही और इनसे कहा कि अगर आपकी ख्वाहिश दिलो जान से निकले, पवित्र हो, उसमें शिद्दत हो, तो उस लक्ष्य को मिलने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर कलाम वहां से डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचे और वहां इनको डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया। वहीं डीआरडीओ में रहकर अपने को सिद्ध किया और देश को इतनी बुलंदी और शोहरत दी। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। वहां से नासा अमेरिका भेजे गए। 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान कलाम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नासा इनके व्यक्तित्व को देखकर चौंक गया और वहीं इनको ऑफर दे दिया, कलाम आप अमेरिका का सिटीजनशिप लेकर यहीं हमेशा के लिए हो जाओ, आपको इंडिया से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह देंगे और यहीं पर किसी गोरी मैम से शादी कर अपना घर बसा लो, बहुत तरक्की करोगे यहां अमेरिका में रहकर। एक बार इनका मन डोल गया, सोचने लगे कि आदर्शों को लेकर चला जाए या मालामाल होकर ऐश और आराम की जिंदगी के लिए यहीं अमेरिकन बन जाया जाए। लेकिन अंततः फैसला किया कि पैसे और कैरियर के लिए देश सेवा के मौके को नहीं गंवाऊंगा और इंडिया नासा से ट्रेनिंग समाप्त कर लौट आए। 1969 में इनको इसरो की कमान दी गई। ये काम में इतने मशगूल हो गए थे कि सगाई फिक्स हो गई। उस समय इनकी उम्र 32 साल की थी। सगाई का दिन आया, लेकिन काम में ऐसे लगे रहे कि सगाई में जाना ही भूल गए। लोग वहां मंडप में इंतजार करते रह गए, अब्दुल कलाम अब आएंगे, अब आएंगे। रिंग सेरेमनी का मुहूर्त निकला जा रहा था। उधर अब्दुल कलाम रॉकेट बनाने में लगे रहे। कलाम नहीं पहुंच पाए, सगाई टूट गई। फिर अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि फिर कभी शादी का ख्याल कभी मन में आया ही नहीं और अपना सारा जीवन देश को समर्पित करने का प्रण ले लिया। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। अब्दुल कलाम प्रतिदिन 24 घंटे में 18-18 घंटा काम करते। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई ईद, ना कोई बकरीद। सिर्फ काम, सिर्फ काम। जीवन में सिर्फ 2 बार छुट्टी लिया, एक बार पिता के देहांत पर और दूसरा माता के देहांत पर। 1969 से 1979 तक 10 साल तक जी तोड़ मेहनत किया। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद प्रोजेक्ट SLV-3 फेल हो गया। ये बहुत घबरा गए क्योंकि सारे देश की नजर कलाम पर थी। पूरी दुनिया की मीडिया देख रही थी। कलाम हताश हो चुके थे। उस स्थिति में इनके प्रोफेसर सतीश धवन, जो इसरो के चेयरमैन थे, मीडिया और देश को बताया, ये वही कलाम और इनकी टीम है जो बहुत जबरदस्त है, पहली बार किया है, फेल हुए हैं। 1 साल के अंदर यही टीम दोबारा इसी SLV को लॉन्च करेगी। दुगुनी ऊर्जा भर दी टीम के अंदर और अब्दुल कलाम के फेल्योर को अपने नाम कर लिया। यह देखकर कलाम हैरान हो गए। 1 साल बाद कमर तोड़ मेहनत की, प्रोजेक्ट SLV-3 लॉन्च हुआ और सफल हुए। सारी दुनिया और देश से मुखातिब होना था। इस बार सतीश धवन ने माइक अब्दुल कलाम के हाथों में दे दिया। अब तुम सफल हो गए हो कलाम, अब जवाब दो, बताओ अपने देश को। कलाम हैरान हो गए। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। यही नेतृत्व की सच्ची कला है। हाउ टू हैंडल सक्सेस ये सबको आता है, हाउ टू हैंडल फेल्योर ये प्रोफेसर सतीश धवन ने सिखाया। जब मैं सफल होऊंगा
उसका सारा क्रेडिट पूरे टीम को दूंगा और जब असफल होऊंगा तो उसका सारा क्रेडिट स्वयं ले लूंगा। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी उनके कामों से बड़ा प्रभावित हुई। सतीश धवन को बुलाया और कहा, मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूं। सतीश धवन ने कॉल किया, कलाम आपसे इंदिरा जी मिलना चाहती हैं। कलाम साहब ने कहा, मैं तो फटी हुई चप्पल में घूम रहा हूं, मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलूं। सतीश धवन ने कहा, कलाम साहब आप पहले से ही सफलता के सूट पहने हुए हैं, मुझे कपड़े का सूट नहीं चाहिए। कलाम साहब इंदिरा जी से मिले। इंदिरा जी बहुत प्रभावित हुई और कलाम जी से कहा, कलाम साहब अब आप डिफेंस के लिए और काम कीजिए, मिसाइल बनाइए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क मिसाइल के होर में लगा हुआ है। और कलाम साहब मिसाइल की दुनिया में त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी से भारत को मजबूती प्रदान की और 1998 में परमाणु परीक्षण कर कलाम साहब ने भारत को परमाणु संपन्न देश बना दिया। 1997 में कलाम जी को भारत रत्न दिया गया। 1998 में कलाम साहब रिटायर हो गए। उधर अटल बिहारी वाजपेयी अपने मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री देने के लिए कॉल किया। कलाम साहब ने बताया, एक दिन बाद बताऊंगा। एक दिन बाद वाजपेयी जी से मिले और होम मिनिस्ट्री पद अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए मैं कॉलेजों में पढ़ाना चाहता हूं और वे अन्ना मलई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिए। अगले बार 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव आया। वाजपेयी जी कलाम साहब को कॉल किए और बोले, कलाम साहब एक मेरा रिक्वेस्ट है, इस बार आप ना नहीं कहिएगा। कलाम साहब बोले, बोलिए वाजपेयी जी क्या रिक्वेस्ट है। वाजपेयी जी बोले, मैं आपका नाम राष्ट्रपति के लिए भेज रहा हूं। कलाम साहब बोले, वाजपेयी जी मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, इसका जवाब मैं 1 घंटे बाद दूंगा। 1 घंटे बाद कलाम साहब वाजपेयी जी के रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। अब अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति का शपथ समारोह था। पूछा गया, आप इस शपथ समारोह में अपने खास लोगों को बुला सकते हैं। कलाम साहब ने कहा, आपने जिसको बुलाना है उसको तो बुला ही लिया होगा, मेरे सिर्फ 2 ही मित्र हैं। एक जब मैं साउथ तमिलनाडु में रहा करता था, उस समय एक मोची जो मेरे फटे जूते सिला करता था मेरा मित्र है, उसे बुला लीजिए। दूसरा एक ढाबा वाला जिसने हमें खाना खिलाया, कभी 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिला दिया करता था, उन दोनों को जरूर बुला लीजिए। विनम्रता के ऐसे उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे अब्दुल कलाम के अलावा। आमतौर पर जब आदमी बड़ा बनता है, जब राष्ट्रपति बन जाता है, तो कई ट्रक लेकर राष्ट्रपति भवन जाता है और कई गुना मल्टीप्लाइड बाई एक्स्ट्रा ट्रक लेकर बाहर निकलता है। भारत के इतिहास में अब्दुल कलाम मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस लेकर भवन में गए थे और निकलते हुए 2 सूटकेस लेकर भवन से वापस आए। कलाम का यह व्यक्तित्व उन बेईमान और स्वार्थी राजनेताओं के मुंह पर तमाचा है जो राष्ट्र सेवा को स्वार्थ सेवा बना लेते हैं, जन सेवा को अपनी परिवार सेवा बना लेते हैं। अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी विशेषता, वे परिवारवाद में नहीं राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। 2006 में कलाम साहब ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया और वे सभी 8 दिन तक रहे। 10 भाई बहन थे तो कुल सदस्यों की संख्या 52 हो गई। कलाम साहब ने देखा कि बहुत खर्चा हो रहा है,
तो उन्होंने चाय की प्याली तक का हिसाब रखना शुरू कर दी। सभी लोगों को उन्होंने अजमेर शरीफ प्राइवेट बस करके भेजा, उसका भी हिसाब रखना शुरू किया। अपने अकाउंटेंट से सारा हिसाब बनवाया और देखा कि कुल हिसाब 3,52,000 है। उसका चेक अपने तनख्वाह से काट कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है, पूरे परिवार की नहीं। हमेशा एक हाथ में भागवत गीता और दूसरे हाथ में कुरान रखते थे। 70 साल की उम्र में यूथ आइकन का अवार्ड उनको मिला। 83 साल के उम्र में भी आंखों में उनकी रोशनी भले ही कम हो रही थी, लेकिन युवाओं के भविष्य को रोशन करने में लगे थे। उनके शरीर के पांव के कदमों की गति जरूर कम हो रही थी, पर देश की समृद्धि की गति को बढ़ाने में लगे हुए थे। एक असाधारण, एक अनोखा, अस्वाभाविक, अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे हमारे कलाम साहब, जो 2015 में इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो गए। उसी IIM शिलोंग में आखिरी लेक्चर देते समय जैसे एक क्षत्रिय रणभूमि में लड़ाई लड़ते समय वीर गति को प्राप्त करता है। अद्भुत व्यक्तित्व। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए एक बार पुनः हम कलाम साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके जीवन चरित्र को आदर्श मानकर अपने जीवन में आत्मसात करने की शपथ लेते हैं। धन्यवाद।